Assalamu alaikum. Welcome to my channel. So our today's topic is Mr. William Shakespeare. Here we will describe the mini biography of William Shakespeare. ये सामने जो कोट है वो उन्हीं का है. Be not afraid of greatness. Some are born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them. और उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि ये ग्रेटली बॉर्न तो नहीं थे लेकिन उन्हें ग्रेटनेस को अचीव किया बिकॉज ही इज़ कंसिडर्ड नॉट ओनली एन एलिजाबेथन ग्रेट राइटर but world's great dramatist and writer. एंड 23 अप्रैल माना जाता है इनकी बर्थ डेट को, जबकि इसकी बर्थ डेट में काफ़ी वो है शक है, मुख्तलिफ़ किस्म की कंट्रोवर्सीज़ पाई जाती हैं, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन माना यही जाता है कि ये 23 अप्रैल को पैदा हुए थे और 26 को इनको बैप्टाइज़ कराया गया था 1564 को. और ये 7 सिबलिंग्स होते हैं और इनकी बॉर्न प्लेस है स्ट्रेटफोर्ड एवन और वहीं पे ही इन्होंने ग्रामर लैटिन और स्कूलिंग इनकी वहीं से ही है. और जहाँ तक 1577 तक इन्होंने बहुत पॉवर्टी पीरियड भी देखा हुआ होता है. और फिर 1582 को ये शादी करते हैं एनी हैथवे से, जो कि इनकी लवर होती हैं और वो इनसे 8 ईयर्स जो हैं एल्डर होती हैं, बड़ी होती हैं. तो इनको फोर्सिबली उनके साथ शादी करना पड़ती है बिकॉज शी गॉट प्रेग्नेंट विद हिज चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड सुज़ैना. फिर सुज़ैना के बाद जब शेक्सपियर 21 ईयर्स के होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो उनके 3 बच्चे हो चुके होते हैं. हैमलेट और जूडी जो हैं ये ट्विन्स होते हैं, जबकि हैमलेट की फिर जब वो 11 ईयर ओल्ड होते हैं तो उनकी डेथ भी हो जाती है. फिर जो शेक्सपियर हैं 1587 को, तो वो लंदन चले जाते हैं. लंदन किस लिए जाते हैं? वो थिएटर में अपना करियर बनाने के लिए और पैसा कमाने के लिए, बिकॉज ये ईयर्स जो हैं उनके पॉवर्टी के चल रहे होते हैं. और जब ये पहले लंदन जाती हैं तो ही वॉज डीमोटिवेटेड बाय द ग्रेट राइटर्स ऑफ दैट टाइम टू, एंड ही वॉज नॉट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ थिएटर. बेन जॉनसन्स ने इनके बारे में कहा था ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक. अब इतना बड़ा राइटर ये कहे तो डिमोटिवेशन होती है, लेकिन शेक्सपियर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. अलबत्ता उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ कि एक वेल नोन राइटर ने भले ही नेगेटिव उनके बारे में रिमार्क्स दिए, फिर भी लोगों को इल्म हुआ कि कोई शेक्सपियर भी है. तो 1592 में शेक्सपियर ने राइटिंग भी स्टार्ट कर दी और उसके साथ एक्टिंग भी स्टार्ट कर दी. जब ये 28 अप्रॉक्सीमेटली की उम्र तक पहुँचे हैं तो वो थिएटर में अपना कदम अच्छे से जमा लेते हैं. और इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है बिकॉज ही इज़ कंसिडर्ड द नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड. और ये बार्ड स्ट्रेटफोर्ड एवन, बार्ड एवन से ताल्लुक़ रखते थे, तो इस तरह भी इनको कहा जाता है. और चूँकि इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, तो राइटिंग में इन्होंने तकरीबन 1500 से 1700 तक न्यू जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को दिए हैं. अब ये यहाँ पे आ गए हैं लंदन में और 28 ईयर इनकी एज है. तो नाउ शेक्सपियर हैज़ कॉन्टैक्ट्स विद ग्रेट राइटर्स एट दैट टाइम. ही आल्सो परफॉर्म्ड 2 to 3 टाइम्स इन फ्रंट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ एज वेल. He was a dramatist, actor, playwright, businessman, theatre owner, entrepreneur as well. दुनिया इनको जानती है एक राइटर और ड्रामेटिस्ट के तौर पे, जबकि ये बहुत बड़े बिजनेस माइंड भी थे. He knew very well what is audience demand. इनका मकसद था पैसा कमाना, ना कि शोहरत हासिल करना. तो ये आई इसीलिए थे कि ये पैसा ही कमा सकें. सो इन लंदन देयर वर 2 थिएटर कंपनीज थी लंदन के अंदर उस वक्त. तो एक उनमें से थी द ग्लोब, जो कि शेक्सपियर की ही थी, और दूसरी थी द ब्लैक फ्रायर्स, उसमें भी इनके शेयर्स थे. तो इनकी लंदन में एक तरह से शेयरिंग होल्डर कंपनीज भी थी और प्रॉपर्टी भी थी. सो इससे हमें पता चलता है कि नॉट ओनली ही वाज अर्निंग मनी बट आल्सो इन्वेस्टिंग इट इन ग्रेट वे लाइक अ ग्रेट बिजनेस मैन. ना तो ये किसी यूनिवर्सिटी में गए हैं, ना तो ही इन्होंने ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, ना ही इनके कोई अदबी दोस्त थे. तो इनका सारा ध्यान जो था वो थिएटर, स्टेज और बिज़नेस पे था. और जहाँ तक इनकी बात करें हम मूवमेंट की, तो इनकी रेनेसा मूवमेंट है. इनका इरा एलिजाबेथन इरा है. प्रोडक्टिव ईयर्स इनके 90 से लेकर 1613 तक है. प्लेज इनके 37 ही है, लेकिन कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि एक इनका इनकम्प्लीट प्ले था, 38 हो जाते हैं. सोनेट्स 154 इन्होंने लिखे. लॉन्ग नरेटिव इन्होंने 2 लिखी हैं. और इनकी जो पोएटिक फॉर्म है इवन ड्रामा में भी, तो वो ब्लैंक वर्स है. ये 1585 से लेकर 1592 तक इनके लॉस्ट ईयर्स हैं, इनके बारे में कोई नहीं पता.
कि ये कहाँ थे, ये क्या कर रहे थे। हाँ, लेकिन कुछ ये मानते हैं स्कॉलर्स कि हो सकता है ये अपने ड्रामेटिक स्किल्स को परफेक्ट कर रही हूँ और न्यू प्लॉट्स, न्यू थीम्स ढूँढ रही हूँ अपने प्लेस के लिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ग्लोब थिएटर की। तो जहाँ तक इनकी बात है तो इनका सारा जो ध्यान था वो बिज़नेस पे था। ही यूज्ड टू राइट द स्क्रिप्ट कैजुअली, नॉर डिड ही पब्लिश्ड एनी ऑफ हिज प्लेज़। इनकी डेथ के बाद इनके दोस्त पब्लिश करवाते हैं, इन्होंने तो अपना कोई प्ले पब्लिश ही नहीं करवाया अपनी ज़िंदगी में। जो फर्स्ट फोलियो था वो इज़ द कलेक्शन ऑफ द वर्क विच इज़ पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ बाय हिज टू ऑफ हिज फ्रेंड्स। एक जॉन हेमिंज था और एक हेनरी गॉन्डेल। तो ये दो दोस्त थे इनके, इन्होंने फिर पब्लिश करवाया फर्स्ट फोलियो को। तो उसमें भी इनका काफ़ी वर्क लॉस्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने तो कभी अपने काम को संभाल कर रखा ही नहीं, ना ही पब्लिश करवाया, ना तो वो इस नीयत से लिखते थे कि मैं पब्लिश करवाऊँगा। वो तो परफॉर्मेंस के लिए लिखते थे। जो हमारे पास आज मौजूद है वो भी उनके दो दोस्तों ने रिकवर करके पब्लिश करवाया है उनकी मौत के बाद। और जो इनकी राइटिंग है उनको 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं स्कॉलर्स। एक फर्स्ट फेज़ है। फर्स्ट फेज़ होता है 1589 से लेकर 1593 टू 94 तक। और ये इस फेज़ में लंदन आते हैं। एट दैट टाइम जॉन लिली वाज यूनिवर्सिटी जो विट्स का लीडर था वो था। तो उन्होंने शेक्सपियर को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया उनके स्टार्टिंग के करियर में। इस फेज़ में जो शेक्सपियर ने प्लेज लिखे थे वो लव लेबर लॉस्ट था, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स, और इन्होंने लिखा था मिडसमर्स नाइट ड्रीम। इन तमाम प्लेस पर जॉन लिली का असर है, क्योंकि एक और भी प्ले भी है रोमियो एंड जूलियट, वो भी इनका सक्सेसफुल प्ले रहा है। हालांकि क्रिटिक्स के नज़दीक रोमियो एंड जूलियट में कोई ख़ास बात नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी मतलब गलतियां भी हैं, झोल भी हैं। बट वाज रिटन एंड ट्रांसलेटेड एंड परफॉर्म्ड मच, उन पे मूवीज़ तक बनाई गई। फर्स्ट फेज़ में शेक्सपियर ने करियर की अपनी शुरुआत की थी। ये एज उनके सीखने की थी, उन्हें अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही ये हाईली क्वालिफाइड थे, इसलिए माइंडलेस कॉमेडीज़ लिखी गई हैं। बेतुकी कॉमेडीज़ इस उसमें लिखी, और लिखी उसने कॉमेडी ही थी इस फेज़ में। फिर आ जाते हैं हम उनके फेज़ सेकंड फेज़ की तरफ, जो कि होता है 1594 से 1600 तक। ये उनका बहुत रिच और प्रोडक्टिव फेज़ है। इसमें जो उन्होंने प्लेज लिखे थे वो रिचर्ड सेकंड लिखा था, द मर्चेंट ऑफ वीनस लिखा था, किंग जॉन, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, और ट्वेल्थ नाइट। ये सारे प्लेज इसी फेज़ के लिखे गए हैं, और ये तमाम प्लेज एक से बढ़कर एक हैं। अगर उनके टाइटल को देखा जाए तो कोई ख़ास नहीं है। शेक्सपियर ने कभी भी टाइटल पर ध्यान दिया ही नहीं था, कहानी पूरी करने के बाद वो जो मुनासिब नाम लगता था रख लेते थे। तो अगर हम ट्वेल्थ नाइट को देखा जाए तो इसका तो कोई नाम ही नहीं था। जब वो परफॉर्म किया जाने लगा प्ले, तो शेक्सपियर से पूछा गया कि प्ले का नाम क्या है। तो चूंकि वो क्रिसमस की 12वीं रात को प्ले हो रहा था परफॉर्म, तो शेक्सपियर ने उसका नाम ट्वेल्थ नाइट बता दिया। इसी तरह ये तमाम प्लेस के नाम वो कैजुअली रख देते थे। तो जो मोस्ट ऑफ द प्लेज आर टाइटल आफ्टर द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, वो रख देते थे। इन सेकेंड फेज हिज राइटिंग बिकेम इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल। काफ़ी उसमें ओरिजिनलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि जो फर्स्ट फेज था तो उसमें उन्होंने ही बारोड फ्रॉम अदर लिटरेरी वर्क्स टू प्रोड्यूस अ न्यू वन। काफ़ी वो कॉपी करते थे दूसरी इटली के उनको कॉमेडीज़ को या लिखे हुए को। लेकिन सेकंड फेज को देखा जाए तो वो ओरिजिनलिटी देखने को मिलती है। बारो तो उन्होंने अब भी किया काफ़ी थीम्स और प्लॉट्स और प्रोटैगनिस्ट इवन, लेकिन इतनी आसानी से पता नहीं चलता कि किस वर्क में से उन्होंने लिया है ये कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं फेज़ थर्ड। ये 1601 से लेकर 1608 तक का है। इसमें उन्होंने बेस्ट ट्रेजेडीज़ लिखी हैं इस फेज़ में। ही वॉज एट द पीक ऑफ हिज करियर। उसमें जो ट्रेजेडीज़ हैं वो काफ़ी मशहूर, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, ये सारी इसी उसमें लिखी हैं। जूलियस सीजर, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, मयर्स फॉर मयर्स, ट्रायलिस एंड क्रीसीडा, किंग लेयर, एंथनी एंड क्लियोपेत्रा, और टाइमन ऑफ एथेंस, ये सारे इसी फेज़ के लिखे गए हैं, सारी ट्रेजेडी है। ही शोड डार्कर साइड एंड डिस्ट्रक्टिव इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन दिस फेज़। यानी इंसान के गुनाह, इंसान की कमज़ोरियाँ, वो इस फेज़ में इसने दिखाई हैं, क्योंकि वो काफ़ी मेच्योर राइटिंग है।
फिर आ जाते हैं हम फ़ेज़ 4 की तरफ, तो उसमें 1608 से 1612 तक इनका फ़ेज़ है। इस फ़ेज़ में शेक्सपियर ने दोबारा से कॉमेडी लाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिलाने की कोशिश की है। तो ही मेड ट्रेजिक कॉमेडी इन दिस फ़ेज़। इनकी राइटिंग क्वालिटी एकदम से इस फ़ेज़ में थोड़ी-सी गिर जाती है और कुछ ख़ास और अच्छा वर्क ये नहीं लिख पाए हैं। Some are of the view that because of the death of his 4 family members, he was not able to produce best work. तो उन दिनों ग्लोब थिएटर में भी आग लग जाती है, जब हेनरी 8th उस ग्लोब थिएटर में परफ़ॉर्म किया जा रहा होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्लोब थिएटर में जब आप आग लगी थी तो कौन-सा प्ले परफ़ॉर्म हो रहा था, तो वो हेनरी 8 था और वो शेक्सपियर का फ़ेज़ 4th था। तो इनको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस भी होता है, लेकिन फिर भी इसमें वो प्लेज़ लिखते हैं काफ़ी मशहूर और सक्सेसफुल, जिनमें से सिबिलाइन है, टेम्पेस्ट है, द विंटर टेल है, हेनरी 8th है और पेरिकल। पेरिकल प्ले जो है वो इनका इनकम्प्लीट तस्वुर किया जाता है कि वो कंप्लीट प्ले इनका नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत लंबा टॉपिक है, हम इनके उसकी ड्रामेटिक टेक्निक को अलहदा डिस्कस करेंगे और शेक्सपियर की जो ड्रामाज़ हैं उनको अलहदा, उनकी पोएट्री को अलहदा। थैंक यू सो मच।